स्टूडेंट्स, रेशनल एक्सपेक्टेशंस पर मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने सीखा कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और रेशनल एक्सपेक्टेशंस कैसे जनरेट होती हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक एजेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को डिटरमाइन करते हैं, कैसे वेरी करती हैं एक्सपेक्टेशंस। इस वीडियो में मैं आपको रेशनल एक्सपेक्टेशन का एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन जो कि इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेड ऑफ में है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो आइए जानते हैं इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेड ऑफ के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में आपको बता दूं। वो है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले जानिए कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक मैथमेटिकल टर्म है। रैंडम वेरिएबल होते हैं। रैंडम वेरिएबल बेसिकली किसी एक, अगर आपने प्रोबेबिलिटी को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कुछ हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जैसे टॉस ऑफ अ कॉइन, सिक्का उछालना, या फिर थ्रोइंग द डायस, लूडो में जैसे डायस फेंकते हैं। तो ये दो एग्जांपल हैं और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। प्लेइंग कार्ड्स का एग्जांपल बहुत कॉमन एग्जांपल है प्रोबेबिलिटी में। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इनमें कुछ पॉसिबल आउटकम्स होते हैं और पॉसिबल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी होती है यूजुअली अकरेंस ऑफ द डिफरेंट इवेंट्स की। तो अगर हम बात करें टॉसिंग ऑफ कॉइन में, हेड पॉसिबल है, टेल पॉसिबल है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2। अगर हम बात करें, ये तो कॉइन के लिए था। अगर हम डायस के लिए बात करें तो डायस के केस में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये पॉसिबल आउटकम्स होते हैं जब हम लूडो के गेम में डायस को फेंकते हैं। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हर एक की 1/6 होती है, क्योंकि 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं, हर एक के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने दिखाया है यहाँ, पॉसिबल आउटकम्स और इंडिविजुअल की हर एक की प्रोबेबिलिटी अकरेंस की, ये इस तरह के हम डिस्ट्रीब्यूशन को बेसिकली हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं, जो कि क्या होता है, पॉसिबल आउटकम्स को उनकी पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज के साथ में, यानी कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी वैल्यूज के साथ में जो शो करें। तो ये भी दो तरह के हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जहां प्रोबेबिलिटी जो है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी वो कैसे अकर होगी, ऑन एनालिसिस इन विच ईच मेजर इज बेस्ड ऑन अ रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन, ये लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कलेक्टेड डेटा। यानी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है किसी भी इवेंट की, प्रीवियसली कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया गया और उन किए गए एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे जो हमें पता चल रहा है कि डिफरेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको अगर हम बता दें। तो जैसे अभी हमने हेड एंड टेल का एग्जांपल दिया, हमने अभी डायस के 1 to 6 की प्रोबेबिलिटी हमने बताई। तो उसमें क्या है कि प्रीवियसली हमने बहुत बार इन द हिस्ट्री हमने करके देखा होगा हेड एंड टेल कितनी बार अकर करता है किसी भी टॉस में। तो हमें पता है कि दोनों की लाइक्लीहुड जो है इक्वल है, हेड और टेल दोनों की लाइक्लीहुड इक्वल है, दोनों बराबर, दोनों की बराबर पॉसिबिलिटी है अकरेंस की। तो ऐसा एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। लेकिन दूसरा है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वर्स जो है वो इनसाइट गेन करते हैं। इनसाइट यानी कि दे गेट इंफॉर्मेशन बाय रेफरेंसिंग थिंग्स दे हैव लर्नड एंड ऑन देयर ओन एक्सपीरियंस। यानी प्रीवियस हिस्ट्री जो है वो तो ठीक है, लेकिन किसी इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट का खुद का एक्सपीरियंस क्या रहा है एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को लेकर के। अब सपोज कॉइन हम टॉस करते हैं, कॉइन टॉस करने में ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो ये कहेगा कि आप 10 बार अगर कॉइन टॉस करते हैं, देन 5 टाइम्स हेड आना चाहिए, 5 टाइम्स टेल आना चाहिए। एंड वी विल बिलीव कि हाँ, अगर हम टॉस उछाल रहे हैं अभी तो 50-50% चांस है हेड और टेल के। लेकिन हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है, सपोज हमने 100 टाइम्स टॉस उछाला था और हमारा तो 70 टाइम्स हमारा हेड आ गया था। तो हमें तो यही फील होगा ना कि हाँ, हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, वो 70% है। यानी कि 7/10 है हेड की प्रोबेबिलिटी, तो फिर टेल की प्रोबेबिलिटी होगी 3/10। ये हमें लगेगा। तो ये जहां हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो मैटर करते हैं, या
इसके अलावा एक और फैक्टर है, वो है साइकोलॉजी, जहां साइकोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक एजेंट जो है वो अगर इन्वॉल्व हो जाती है तो ऐसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब हाइपोथेसिस ऑफ रेशनल एक्सपेक्टेशन क्या है उसको समझिए। मैंने आपको बताया इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, जैसे कि कस्टमर्स, जो कंज्यूमर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, फर्म ओनर्स होते हैं, ये सब इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं। रेशनल होते हैं सभी, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। क्यों? क्योंकि दे अचीव व्हाट इज बेस्ट फॉर देम, तो अपने बेस्ट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की वो कोशिश करते हैं, सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स ऑफ देयर चॉइस ऑफ एक्शंस। उनके ऊपर जो एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स हैं, जो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बेस्ट अपना अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो रेशनल एक्सपेक्टेशन क्या है बेसिकली, इसकी हाइपोथेसिस क्या है? सपोज ऑल्सो दैट डिग्री ऑफ करेक्टनेस, यानी कितने डिसीजंस करेक्ट हो रहे हैं, करेक्टनेस ऑफ द एक्सपेक्टेशन, यानी ये जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं इनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कितनी करेक्ट बाद में मिलती हैं, इज अ सफिशिएंटली इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग देयर वेलफेयर। तो अगर करेक्टनेस ज्यादा होगी एक्सपेक्टेशंस की तो वेलफेयर का लेवल भी ज्यादा होगा इकोनॉमिक एजेंट्स का, क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है कहीं ना कहीं हम अपने खुद के वेलफेयर के लिए या अपने बेस्ट ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए तो ड्रॉ करते हैं। देन ऐसे में इंडिविजुअल डिसीजन मेकर्स जो हैं वे भी इकोनॉमिस्ट की तरह ही बिहेव करते हैं। और इकोनॉमिस्ट कैसे बिहेव करते हैं? मेक प्रेडिक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर एक्ट करते हैं, यानी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस जो है, हिस्ट्री जो है, उससे जो आउटकम मिल रहे हैं उनको बिलीव करते हैं। कंडीशनल क्यों कहा है? क्योंकि इकोनॉमी में कुछ ना कुछ कंडीशंस एप्लीकेबल होती है, कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, बेसिकली एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्टिव को अफेक्ट करते हैं हमारे। तो जो डिसीजन मेकर्स हैं, इंडिविजुअल डिसीजन मेकर्स जो हैं, वे भी विल ट्राई टू लर्न about and make decisions on the basis of objective conditional probability distribution। वे भी ऐसे ही बिहेव करते हैं। ये रेशनल एक्सपेक्टेशन की हाइपोथेसिस है। रेशनल एक्सपेक्टेशंस ऐसा जो है हाइपोथेसाइज करती है, ऐसा मानती है। the above is the hypothesis of rational expectation। it believes that subjective individual यानी probability distributions that individual economic agents are assumed to use in making their decisions in an economic model are consistent with the objective one। तो सब्जेक्टिव जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वे ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जैसे ही बिहेव करते हैं, वे उनमें कंसिस्टेंसी है, वे एक दूसरे के सिंक में चलते हैं, दे आर नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अब हम एप्लीकेशन देखेंगे इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ बेसिकली क्या होता है? दो वेरिएबल्स के बीच में, इफ देयर आर वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी, तो ट्रेड ऑफ मीन्स कि वेरिएबल ए को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो उसके लिए वेरिएबल बी को डिक्रीज करना पड़ेगा, या फिर अगर वेरिएबल ए को हम डिक्रीज करते हैं तो वेरिएबल बी को उसके लिए इंक्रीज करना पड़ेगा। दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड अ ट्रेड ऑफ। इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट में भी ट्रेड ऑफ है कि इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा, या वाइस वर्सा। तो केन्स की थ्योरी है ये। केन्स ने जनरल थ्योरी जो 1936 में उन्होंने प्रोपाउंड की थी, उसमें उन्होंने कहा दैट इंक्रीजेज इन इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड अगर इंक्रीज होती है तो उसके दो इम्पैक्ट आते हैं, एक तो उससे आउटपुट इंक्रीज होगा, दूसरा उससे क्या होगा? इंक्रीजेज इन मनी वेज रेट एंड प्राइस लेवल। तो उससे प्राइस लेवल और वेज रेट जो है वो इंक्रीज होंगे, यानी इन्फ्लेशन होगा अगर इफेक्टिव डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो इफेक्टिव डिमांड की वजह से आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, तो दैट मीन्स की अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा, क्योंकि आउटपुट अगर हमें एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना है तो वी नीड टू हैव मोर लेबर, हमें लेबर भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। और अगर लेबर इंक्रीज करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है हमारा वो डिक्रीज होगा। लेकिन साथ में इन्फ्लेशन भी तो क्रिएट होगा इससे। इन्फ्लेशन होगा, क्यों होगा? क्योंकि प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है इफेक्टिव डिमांड इंक्रीज होने से। Therefore, policies aimed at reducing unemployment would also lead to some amount of inflation in the economy। तो अगर कोई भी पॉलिसी अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना चाहती है, वो साइड बाय साइड इन्फ्लेशन को भी इंक्रीज कर जाती है कोई भी पॉलिसी। सो पॉलिसी मेकिंग जो है वो सिंपल टास्क नहीं है।
अगर हमें सिंपल बनाना है उसको तो हमें इन ट्रेड ऑफ्स को समझना होगा। If we knew that a given change in the unemployment rate would be accompanied by a given change in rate of wage inflation, तो पॉलिसी मेकर्स को ये रिलेशनशिप, ये जो ट्रेड ऑफ है, इसको अंडरस्टैंड करना होता है। इसको इग्नोर करे बिना पॉलिसी फॉर्मुलेशन नहीं की जा सकती। ये जो ट्रेड ऑफ है यहाँ इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट का, इसे बेसिकली हम फिलिप्स कर्व की फॉर्म में स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो आइए देखते हैं फिलिप्स कर्व क्या है। ये डायग्राम में यहाँ मैंने फिलिप्स कर्व आपको शो किया है। दिस कर्व इज फिलिप्स कर्व। ये हाइपरबोला की फॉर्म में यहाँ पे आपको यहाँ शो किया गया है। ये जो हाइपरबोला है, जैसे कि यूजुअली मैथमेटिक्स में कोई भी हाइपरबोला होता है, इट कम्स क्लोजर एंड क्लोजर टू द वाई एक्सिस बट नेवर टचेज इट। इट कम्स क्लोजर एंड क्लोजर टू द एक्स एक्सिस बट नेवर टचेज इट। तो ये एक्सिस को टच नहीं करेगा लेकिन एक्सिस के क्लोज एंड क्लोज जाता रहेगा। इस तरह की इसकी शेप होती है। इसको देख करके यू कैन नाउ परसीव द ट्रेड ऑफ। फिलिप्स कर्व प्रेजेंट्स द केस ऑफ इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेड ऑफ इन पॉलिसी मेकिंग। अब ट्रेड ऑफ क्या है, यू कैन सी इधर अगर आप देखें, एज यू मूव दिस वे, यहाँ दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी वेज रेट ये इंक्रीज हो रहा है। यानी मनी वेज रेट जो है, जो लेबर को जो वेजेस पे किए जा रहे हैं उनका जो चेंज का रेट है वो इंक्रीज हो रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो रहा है इस साइड, राइट। दैट मीन्स कि इफ unemployment has to be that means if unemployment has to be decreased, तो वेज रेट बढ़ाने होंगे, और वेज रेट के बढ़ाने से क्या होगा, इन्फ्लेशन क्रिएट होगी। तो बेसिकली वाई एक्सिस जो है वो यहाँ प्रेजेंट करता है इन्फ्लेशन को। वाई एक्सिस किसे प्रेजेंट करता है, इन्फ्लेशन को। और यहाँ हमने अनएम्प्लॉयमेंट एक्स एक्सिस पर हमने प्रेजेंट किया है। अगर एंड नाउ सी इफ वी वांट टू decrease unemployment rate in percentage terms, then we have to compensate it with a rise in inflation rate। इन्फ्लेशन में यानी मुद्रास्फीति जो है उसके कीमत पर ही हम बेरोजगारी दर को कम कर सकते हैं। और ये जो यहाँ पर ये फिलिप्स कर्व जो यहाँ पर हमने प्रेजेंट किया है, ये एक्चुअल फिलिप्स कर्व है जो फिलिप्स ने ए डब्ल्यू फिलिप्स ने 1958 में इसको प्रेजेंट किया था। इसके लिए उन्होंने डेटा यूज किया था। डेटा जो था वो था 1861 से 1957 तक का यूनाइटेड किंगडम का डेटा जो है उन्होंने यूज किया था, हिस्टोरिकल डेटा यूज किया था। उसके बेसिस पे उन्होंने ये एक फिलिप्स कर्व यहाँ पर ड्रॉ किया। उस डेटा को यूज करते हुए उन्होंने ये जनरेट किया फिलिप्स कर्व, जो ये शो करता है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप या नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा कुछ रिलेशन है उनके बीच में। डियर स्टूडेंट्स, जब ये उन्होंने प्रेजेंट किया था फिलिप्स कर्व 1958 में, उसके बाद देयर वर सेवरल स्टडीज अराउंड द वर्ल्ड। हर कंट्री में इस ट्रेड ऑफ को चेक किया गया, हर कंट्री के डेटा को यूज करके, जितनी कंट्रीज का डेटा अवेलेबल था फॉर अ लॉन्ग पीरियड, तो वो यूज किया गया। एंड इट वाज फाउंड कि वो जो रिलेशनशिप, जो नेगेटिव रिलेशनशिप जो फिलिप्स कर्व डिपिक्ट करता है, वो ऑलमोस्ट एवरी कंट्री के लिए वो करेक्ट पाई गई थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो रिलेशनशिप है ये स्टेबल होनी चाहिए। ये जो ट्रेड ऑफ है ये स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल मीन्स कि अगर हम कह रहे हैं कि देर इज अ रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, की इन्फ्लेशन रेट को और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को हम देखें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कितना हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं, कितना प्रोपोर्शन में, तो उसके लिए इन्फ्लेशन को कितना प्रोपोर्शन में हमें इंक्रीज करना होगा, या इन्फ्लेशन रेट कितना इंक्रीज हो जाएगा एक्चुअली। तो वो रिलेशन स्टेबल होना चाहिए। फिलिप्स कर्व जो ये डिपिक्ट करता है स्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ वेज इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ओवर एनी पर्टिकुलर बिजनेस साइकिल, तो वो होना चाहिए। और इसको काफी इकोनॉमिस्ट ने उस टाइम इसको एक्सेप्ट भी किया कि हाँ ये रिलेशनशिप जो है वो स्टेबल है, based on the assumption that the ratio between prices and nominal wage rate is constant in the short run। यानी कि यहाँ तो हमने वेज रेट की बात की है ना, सी दिस इज वेज रेट। अगर हम कहें कि वेज रेट
और प्राइसेस। कौन से प्राइसेस? जो मार्केट में जो गुड्स के प्राइसेस होते हैं, तो अगर उनका रेशो, इन दोनों का रेशो अगर कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि जो रिलेशनशिप ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट वेज रेट के साथ रखता है वही प्राइसेस के साथ भी होगा। तो अगर इनका रिलेशनशिप इनवर्स है तो इनका रिलेशनशिप भी इनवर्स ही होगा। द The curve was also seen as providing the relation between the rate of price inflation and unemployment rate। तो यहाँ वेज रेट की जगह हम प्राइस इन्फ्लेशन भी अगर हम लें तो उसके लिए भी ये जो कर्व है वो करेक्ट था। द फिलिप्स कर्व was thus represented as a stable relationship। ये स्टेबल रिलेशनशिप की फॉर्म में इसको प्रेजेंट किया गया था between inflation and unemployment over time। और वो एन इकोनॉमी कुड चूज बिटवीन, दो तरह की उसको पॉसिबिलिटीज मिलती थी। या तो पॉलिसी मेकर्स क्या करें, उन दो कॉम्बिनेशन है उनके पास में। पहला कॉम्बिनेशन है कि रिलेटिवली लो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल और रिलेटिवली हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट। एक कॉम्बिनेशन तो ये है, यानी रिलेटिवली लो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल। इस तरफ देखिए अनएम्प्लॉयमेंट लेवल लो है लेकिन इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो यहाँ कहीं यानी कि इस पर्टिकुलर इतने एरिया में कहीं पॉलिसी फॉर्मुलेशन में इतने पर्टिकुलर एरिया में कहीं एग्जिस्ट करने का हम ऑब्जेक्टिव रखें। या दूसरा ये है कि इस तरफ कहीं हम एग्जिस्ट करें जहां अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है और इन्फ्लेशन जो है वो कम है। राइट, तो दो तरह के पॉलिसी ऑब्जेक्टिव थे और कोई भी पॉलिसी मेकर इन दोनों कॉम्बिनेशन में से किसी एक कॉम्बिनेशन को पिक कर सकते थे। यानी कि इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव क्या है फिलहाल पॉलिसी मेकिंग में, हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है या अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना है, किसको हमें रिड्यूस करना है, उसके अकॉर्डिंगली हम पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर लेते थे। राइट, लेकिन ग्रेजुअली ये 1958 में जैसे फिलिप्स कर्व आया तो इसके अराउंड 10 इयर्स के अंडर ही जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने रिसर्च के बेसिस पे ये फाइंड आउट किया कि ये जो रिलेशनशिप है फिलिप्स कर्व में ये स्टेबल नहीं है। Phillips curve was initially interpreted as representing the possible combination of inflation and unemployment rate achievable through policy. The idea was that this relationship between inflation and unemployment would remain stable। वहां ये आइडिया था कि ये स्टेबल रहेगी ये जो रिलेशनशिप है। when the government sought to use this relationship as a basis for policy making, यानी पॉलिसी मेकिंग के लिए इस रिलेशनशिप को अगर बेसिस माने तो हम माने कि हाँ ये एक स्टेबल रिलेशनशिप है और हम वी कैन रिलाई कि इफ वी हैव टू कंट्रोल अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो हमें इन्फ्लेशन रेट कहाँ तक हमें इंक्रीज हमें एडजस्ट करना होगा, या फिर अगर हम देख रहे हैं कि हमें इन्फ्लेशन रिड्यूस करनी है तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ तक बढ़ता हुआ हमें एक्सेप्ट करना होगा। तो ये स्टेबल रिलेशनशिप होनी चाहिए थी, लेकिन ये थी नहीं ऐसे। So by the late 1960s, the inverse relation between inflation and unemployment, as suggested by Phillips curve, was increasingly questioned। क्वेश्चन मार्क्स इस पर रेज किए गए, खासतौर पे यूनाइटेड स्टेट्स का जो डेटा था उसको यूज करके जो रिसर्च के जो फाइंडिंग्स आ रही थी उसमें ये पता चल रहा था कि ये कोई स्टेबल रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि जो प्रीवेलिंग रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट थे associated with rates of inflation was much higher than would be expected on the Phillips curve। यानी फिलिप्स कर्व के अकॉर्डिंगली जितनी इन्फ्लेशन के लिए जितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट होना चाहिए था उससे डिफरेंट हमारे पास डेटा आ रहे थे, यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा यूज करके डिफरेंट फाइंडिंग्स आ रही थी। तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो जितना एक पर्टिकुलर इन्फ्लेशन रेट के लिए होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा प्रेजेंट था यूएस इकोनॉमी में। देयर वॉज इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, यानी कि इन्फ्लेशन भी था, महंगाई भी बढ़ रही थी और इन्फ्लेशन के टाइम पे यूजुअली अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होना चाहिए जो फिलिप्स कर्व की फाइंडिंग है, लेकिन ऐसा नहीं था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हाई था यूएस इकोनॉमी में। और इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन यानी स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। तो एक ऐसी सिचुएशन जहां स्टैग्नेशन है यानी आउटपुट नहीं बढ़ रहा है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है हाई है
और साथ में इन्फ्लेशन भी है, यानी कि प्राइसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो दोनों ही एक साथ अगर हाई हैं तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। तो यूएस इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन था। दैट मीन्स कि फिलिप्स कर्व जो है वो कोई स्टेबल रिलेशनशिप नहीं है, फिलिप्स कर्व स्टेबल रिलेशनशिप नहीं है। और ये हिस्टोरिकली ठीक है, 100 ईयर्स का डेटा लेकर के ऑलमोस्ट इसको एक रिलेशनशिप को फाइंड आउट किया फिलिप्स के द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं है दैट दिस विल बी ट्रू इन एवरी कंडीशन, हर कंडीशन में ट्रू होगा, ये गलत साबित हो गया। यहाँ अब हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेड ऑफ जो है उसमें एक्सपेक्टेशंस क्या करती हैं। बेसिकली मिल्टन फ्रीडमैन एक बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने अपना एक अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में उन्होंने अपना एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया 1968 में। प्रेसिडेंशियल एड्रेस मतलब वो उस वर्ष प्रेसिडेंट थे अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन के। तो उन्होंने अपनी स्पीच में बोला दैट देयर वाज ओनली वन रियल वेज रेट, एक ही ऐसा वेज रेट है, एंड वन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और वो है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आप सर्च कर सकते हैं, ये क्या होता है। ये एक ही ऐसा रेट है एट विच फर्म्स एंड वर्कर्स वुड बी इन इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी in order to maintain a rate of unemployment lower than this rate। अगर हम इस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से लेसर अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर हमें अचीव करना है, तो there had to be a constant positive differential between the rate of inflation expected by workers and the actual rate of inflation। तो अगर हमें मान लिया नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट UN है, हमें उससे भी कम एक्चुअल इन्फ्लेशन एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट रखना है दिस वे। इसमें क्या होगा कि जो इन्फ्लेशन का जो रेट है, इन्फ्लेशन रेट जो होगा एक्सपेक्टेड बाय वर्कर्स और इन्फ्लेशन रेट एक्चुअल, ये जो है, तो इनमें दोनों में एक गैप होगा, पॉजिटिव डिफरेंशियल होगा, यानी ये सेम नहीं होंगे। जो वर्कर्स हैं, बेसिकली वर्कर्स जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेट ऑफ इन्फ्लेशन, उससे ये डिफरेंट होगा एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। जब जब ये ऐसी सिचुएशन होगी, अगर हम नेचुरल रेट से भी कम अनएम्प्लॉयमेंट रखना चाह रहे हैं, अगर नेचुरल रेट है तो उस पे ये दोनों बराबर होंगे, यानी एक्चुअल और एक्सपेक्टेड जो है वो दोनों बराबर होंगे, राइट। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी रेट ऑफ इन्फ्लेशन पे, किसी भी रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे बेसिकली इन्फ्लेशन रेट जो है उसके साथ में जो इनकी रिलेशनशिप जो है वो स्टेबल है, और जो एक्सपेक्टेशंस है उनका कोई रोल नहीं है। एक्चुअल में एक्सपेक्टेशंस का रोल है कि वर्कर जो है वो एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना रहेगा। नो, if the actual rate of price inflation in any period is greater than the expected value, right, there would be natural tendency for the expected rate of inflation to rise। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ समझना, अगर रेट ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो किसी पर्टिकुलर पीरियड में वो ज्यादा है एक्सपेक्टेड वैल्यू से, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू फ्यूचर के लिए और बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं आप इसको, कि प्राइस इन्फ्लेशन है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, और वो जो रेट ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन है वो ज्यादा है फिलहाल एक्सपेक्टेड वैल्यू से। अगर इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेड वैल्यू कुछ भी थी, तो एक्चुअल जो है मान लिया उससे ज्यादा है, तो ये एक्सपेक्टेशन जो है, क्योंकि फिलहाल एक्सपेक्टेशन करंट टाइम पीरियड में एक्चुअल से कम है, तो इसलिए फ्यूचर के लिए एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएगी कि फ्यूचर में ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाएगा, राइट। एग्जाम्पल भी इसका देख सकते हैं हम। एग्जाम्पल के लिए मान लिया फाइव टी और फाइव टी ई, ये देखिए यहाँ पर ये बेसिकली दिस इज फाइव ई टी, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो एक्सपेक्टेड है, और ये जो एक्चुअल रेस्पेक्टिवली डिनोट द एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन एनी टाइम पीरियड टी। ये दोनों, ये एक्चुअल है और ये expected है। then a possible assumption about formation of expectation about the rate of inflation in time t period। तो अगर ये देखिए फाइव टी जो एक्चुअल है ये ज्यादा है फाइव
एक्सपेक्टेड टी से, तो अगले टाइम पीरियड में यानी कि 5t+1 ये क्या होगा? अब ये दिमाग में आपके आ रहा होगा। तो ये रिलेशन यहाँ इसमें शो की गई है। सी, ये एक्चुअल में और इसमें अगर एक डिफरेंस है, इनमें यहाँ इनमें डिफरेंस है, तो ये क्या करेगा फ्यूचर में एक्सपेक्टेड, फिलहाल एक्सपेक्टेड कितना था दिस वन, फ्यूचर में ये, तो ये डिफरेंस भी पॉजिटिव होगा, दिस डिफरेंस विल बी पॉजिटिव। और कितना, फिलहाल एक्चुअल और एक्सपेक्टेड में जितना डिफरेंस है उसका एक मल्टीपल कर दो लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में वेरी कर सकती है, यानी जितना डिफरेंस है हो सकता है पूरा का पूरा डिफरेंस यहाँ ट्रांसलेट हो जाए, पॉसिबल है कि पूरा का पूरा डिफरेंस ट्रांसलेट हो जाए। यानी कि अगर यहाँ इन्फ्लेशन रेट में 1% का 1% का गैप था, तो अगली बार ये जो फिलहाल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इसमें 1% और ऐड कर देंगे, तो हमारा जो फ्रेश जो आएगा, हमारा जो फ्रेश आएगा वो 1% ऐड होकर के आएगा। एक एग्जांपल दे देता हूँ, मान लिया एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है 6%, एक्सपेक्टेड था 5%, राइट। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5% रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहेगा, मतलब वेज अर्नर्स जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये लेकिन 6% निकला, तो ये 1% का जो गैप है, अगर लैम्डा की वैल्यू 1 है तो ये यहाँ क्योंकि 5 था और t+1 के लिए ये 6 हो जाएगा, राइट। एग्जैक्टली उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर लैम्डा की वैल्यू सपोज 0 है, दिस वन, तो ये 5 ही रहेगा। तो ये जो गैप है यहाँ 1% का, ये 1% का गैप मल्टीप्लाइड बाय दिस लैम्डा वैल्यू, अगर ये लैम्डा वैल्यू मान लिया 0.5 है, तो ये जो गैप है इसका हाफ यहाँ ट्रांसलेट हो जाएगा, यानी कि अगले पीरियड में, अगले पीरियड के लिए जो एक्सपेक्टेशन होगी इन्फ्लेशन के लिए वो 5.5% होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस विद दिस एग्जांपल। The above equation shows that expectations about the rate of inflation adapt completely when lambda is equal to 1 and partially when lambda is less than 1। तो अगर lambda 1 है तो पूरा ही, यानी जितना गैप यहाँ है वो पूरा का पूरा गैप यहाँ ट्रांसलेट हो जाएगा, और अगर लैम्डा 1 से कम है तो उसका कुछ फ्रैक्शन जो है, यानी जितना भी लैम्डा है वो यहाँ 0.5 या 0 वटेवर वो यहाँ ट्रांसलेट हो जाएगा। तो सिचुएशन जो है इन्फ्लेशन के बारे में वो अडेप्ट करती है, इसीलिए इसको हम एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस बोल देते हैं, टू डिविएशंस ऑफ द एक्चुअल वैल्यू फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू। इन अदर वर्ड्स, एक्सपेक्टेशंस फॉर द नेक्स्ट पीरियड एडजस्ट फॉर द प्रेडिक्शन एरर इन द करंट पीरियड। इस बार जो प्रेडिक्शन एरर था वो था ये प्रेडिक्शन एरर जो है इससे एडजस्ट करते हैं हम फ्यूचर की, यानी नेक्स्ट पीरियड की जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसको। तो नेक्स्ट पीरियड की एक्सपेक्टेशन ये है, ये हमने एडजस्ट कर दी इस एरर के बेसिस पे, राइट। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं और नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस क्या है? दिस हाइपोथेसिस अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन इज देयरफॉर नोन एज हाइपोथेसिस ऑफ एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। ये जो अभी हमने स्टडी किया, ये कहता है कि इफ द एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेट, अगर 5t हमेशा ही ज्यादा है 5e से, ऑलवेज, क्या होगा? फिर तो इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हर बार जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट जो होगा नेक्स्ट पीरियड के लिए वो इंक्रीज होता चला जाएगा, then expected rate would be rising over time। Therefore, in order to maintain a constant rate of unemployment lower than the natural rate, अगर हमें unemployment rate को natural से lower रखना है, the actual rate of inflation must be rising over time। अगर हमें natural rate से कम unemployment rate रखना है तो जो हमारा inflation rate है वो increase होता चला जाएगा every time। Otherwise, the difference between the expected real wage rate of workers and actual real wage rate would be falling in the economy। This is adaptive expectation। Now, under the hypothesis that workers' expected rate of inflation followed the rule of adaptive expectations, लेकिन फ्रीडमैन ने क्या कहा? Friedman showed that maintaining a rate of unemployment lower than the natural rate would imply an unbounded increase in rate of inflation। जो लास्ट स्लाइड में हमने एक्सप्लेन किया, ये फ्रीडमैन ने एक्सप्लेन किया। ये जो फिलिप्स कर्व था, वो फिलिप्स कर्व बेसिकली वो स्टेबल नहीं था, तो
अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट को, ऐसा नहीं है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कितना मर्जी भी डिक्रीज कर लें इन्फ्लेशन की और अनएम्प्लॉयमेंट की जो रिलेशनशिप है वो स्टेबल है, कांस्टेंट ही रहेगी। अगर हमें इसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट को नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से कम रखना है तो ये रिलेशनशिप जो है वाइड होती चली जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होता चला जाएगा हर बार। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी वुड नॉट सिक्योर अ कांस्टेंट एंड परमानेंटली लोअर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी एट द एक्सपेंस ऑफ फिक्स्ड इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये जो रिलेशनशिप है ये फिक्स नहीं रह जाएगी। नाउ रेशनल एक्सपेक्टेशंस, इसमें रॉबर्ट लूकास जो है, रॉबर्ट लूकास ने इसमें कहा कि अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस की जो फिलोसफी है उसमें अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस में रॉबर्ट लूकास ने 1972 में ये ऐड किया कि वहां मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी जो है कुड अटेन ए परमानेंटली लोअर दो राइजिंग, परमानेंटली लोअर क्या, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट in the economy at the expense of fixed increase in the rate of inflation in the economy। कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो इंक्रीज होता चला जाए ग्रेजुअली और परमानेंटली हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लो रखें। If the hypothesis of adaptive expectation is replaced with rational expectation, अगर adaptive expectation की बजाय rational expectation की hypothesis हो तो उसमें क्या होगा, ये पॉलिसी ट्रेड ऑफ जो है ये नहीं होगा फिर, बिकॉज द लॉन्ग रन एवरेज रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म में पॉसिबल है कि आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट को नेचुरल रेट से कम रखें। अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्चुअल, अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेचुरल से कम रख पाए, लॉन्ग टर्म में पॉसिबल नहीं है। इन दोनों को इक्वल होना ही होता है रेशनल एक्सपेक्टेशंस की जो हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंगली। सो डियर स्टूडेंट्स, that is all in this video on the trade-off between inflation and unemployment. I hope you had clearly understood the topic.